हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूँ आपका टॉप ऑफ बिजनेस क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अब तक पढ़ा खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, है ना, जौ, इन सब के बारे में, मक्का, इन सब के बारे में हमने अब तक पढ़ लिया था। अब जो हमारी अगली फसल है वो है ज्वार। ठीक है, ज्वार को हम क्या बोलते हैं, सोरगम भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी खाद्यान्न फसल है। तो आइए इसके बारे में हम शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए स्टूडेंट, ज्वार के बारे में देखते हैं। ज्वार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोरगम भी कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होगा, सोरगम बाइकलर। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, सोरगम बाइकलर इसका बॉटनिकल नेम है। इसका कुल क्या होगा, ग्रेमिनी या फिर पोएसी। ठीक है, ग्रेमिनी या पोएसी इसका जो है कुल होगा। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है स्टूडेंट, इसका उत्पत्ति स्थान होगा अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पर हुआ था इसकी उत्पत्ति, अफ्रीका में हुई थी। अगर गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो 2n बराबर 20 होता है। इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 20 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर पुष्पक्रम देखा जाए, अगर पुष्पक्रम के बारे में बात करते हैं तो पुष्पक्रम कैसा होगा, इसमें पेनिकल होगा। ठीक है, और अगर दाना देखा जाए तो दाना क्या होगा, कैरियोप्सिस, है ना। मोस्ट ऑफ दी हम जो पिछली जो खाद्यान्न फसलें पढ़ी हैं उन सभी में दाने का प्रकार क्या था, लगभग में सभी में क्या था, कैरियोप्सिस था। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, कैरियोप्सिस ही है, इसका दाना है। अब अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें या महत्व के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे इसके अंदर, ज्वार के अंदर, आइए देखते हैं। देखिए, ज्वार को जो है मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटे अनाजों का राजा। ठीक है, अनाजों का राजा नहीं, मोटे जो अनाज है उनका राजा कहा जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, पूछा जा सकता है कि भाई मोटे अनाज का राजा कौन सा होगा, तो ज्वार जो है मोटे अनाज का राजा होगा। अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो 10.4% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें 10.4% प्रोटीन होगा जिसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल, ल्यूसिन की मात्रा तो क्या होगी, अधिक होगी, और लाइसिन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ल्यूसिन है वो तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लाइसिन जो है वो कम होगा। और इसी के कारण कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, इसी के कारण ज्वार खाने से पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य वाली बात है कि पेलाग्रा जो रोग होता है किस फसल के खाने से होता है, ज्वार के खाने से होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो उसका प्रोटीन होता है उसमें जो ल्यूसिन की मात्रा अधिक होती है और साथ ही साथ जो लाइसिन है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो 72% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो फैट है ना, वसा है, वो कितनी होती है, 1.9% होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात हो गई। अगर एक और चीज़ देखिए, ज्वार को क्या कहा जाता है, केमल क्रॉप कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि केमल क्रॉप के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, तो ज्वार जो है वो केमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, आगे देखिए, ज्वार के पौधे की पत्तियों में छोटी अवस्था में एक ग्लूकोसाइड घुरीन पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक जो है आपका अम्ल पैदा होता है। क्या पैदा होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल पैदा होता है। इस अवस्था में चारा पशुओं को अधिक मात्रा में खिलाने पर पशुओं की क्या हो सकती है स्टूडेंट, मृत्यु हो सकती है। यानी कि जब ज्वार छोटी अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोसाइड एक जो है घुरीन पाया जाता है। अब अगर उस अवस्था के अंदर जो है आप, और ये जो ग्लूकोसाइड है इसमें क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। अब इस अवस्था में अगर आप पशुओं को चारा खिलाओगे तो पशुओं की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इस बारे में ध्यान देने चाहिए हमको। ठीक है, जलवायु देखते हैं। ज्वार के लिए क्या चाहिए, नम एवं गर्म जलवायु अच्छी रहती है। कौन सी जलवायु अच्छी रहती है, नम और गर्म जलवायु अच्छी रहती है। अगर तापमान के बारे में देखें तो 25 से 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है वो उसके लिए बेस्ट रहता है, 25 से कितना, 30 डिग्री। और अगर वार्षिक वर्षा देखा जाए तो 30 से 75% क्या होती है, वार्षिक वर्षा अच्छी रहती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा कितनी होती है इसके लिए बेस्ट, 30 से 75%। ठीक है, अब मृदा देखिए, दोमट एवं बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्ट ऑफ दी जो फसलें हैं उनके लिए बेस्ट क्या रहता है, दोमट और बलुई दोमट जो है मृदा उपयुक्त रहती है। मोस्ट ऑफ दी फसल के लिए जो है इस मृदा के अंदर जो है फसल उत्पादन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर पीएच देखा जाए स्टूडेंट तो 6.5 से 7.5 जो है इसका पीएच बेस्ट रहता है। अब उन्नत किस में देखते हैं, देखिए उन्नत किस में देखिए स्टूडेंट,
दाने के लिए, यानी दाने के लिए तो कौन कौन सी, CH1, CH2, CH3, CSH5, CSH6, CSH9, 13, 14, यानी कि CH सबके साथ में क्या लग जाएगा, CSH लग जाएगा और एक नई किस्म तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको जो है ईजी वे में याद हो जाए, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो SPV 96, 245 और 346 भी इसकी किस्म है ज्वार की। अब देखिए चारे के लिए, ये तो किसकी बात हो गई, दाने के लिए। अगर हमको दाना चाहिए तो दाने की किस्में, और अगर हम चारे के लिए ज्वार को उगा रहे हैं तो फिर कौन कौन सी रह सकती है, MP चरी, UP चरी, राजस्थान चरी 123, प्रताप चरी 1080, ठीक है। तो ये काय के लिए है, चारे के लिए बेस्ट किस्में हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीज दर की, यानी सीड रेट। सीड रेट कितना चाहिए होगा अगर हमको दाना चाहिए, ठीक है। अगर हम दाने के लिए अगर हम जो है खेती कर रहे हैं तो हमारा 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर जो है वो बेस्ट रहता है। 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर हमारा जो दाने के लिए अगर हम खेती कर रहे हैं तो इतना बीज डाल दो, वो रहता है उपयुक्त। अगर चारे के लिए कर रहे हैं, अगर हमको चारा चाहिए स्टूडेंट, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 40 से 45 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको जो है दाना, आपको बीज जो है उसके अंदर डालना पड़ेगा खेत में, ठीक है। ये बात हो गई काहे की, बीज दर की। अब देखिए बीज उपचार। बीज उपचार के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, थायराम या सेडसोन जो दवा है उसकी 2 से 3 ग्राम पर किलो बीज की दर से उसको हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे बीज उपचार के लिए, ठीक है। अब बात करें अगर बुआई के समय की, तो बुआई के समय में इसमें खरीफ और रबी दोनों प्रकार की कर सकते हैं हम फसल। अगर हम खरीफ में उगा रहे हैं तो जून जुलाई इसकी बुआई का समय उपयुक्त रहता है, अगर हम खरीफ उगा रहे हैं तो। अगर हम रबी की फसल कर रहे हैं तो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, यानी मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर जो है इसके लिए बेस्ट रहता है। अगर ज्यामिति के बारे में बात करें स्टूडेंट, R/P कितना होगा हमारा, 45 × 12 to 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो रो से रो, कतार से कतार की दूरी हम कितनी रखेंगे, 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और 12 से 15 कितनी रखेंगे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखेंगे हम, 12 से 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। अगर खाद और उर्वरक के बारे में बात करें तो खाद तो कितना देंगे हम, 15 से 20 टन FIM, यानी गोबर की जो सड़ी गली खाद है वो कितनी देंगे हम, 15 से 20 टन पर हेक्टेयर देंगे, ठीक है। ये कब देंगे हम, बुआई से 1 माह पूर्व मिला देंगे खेत के अंदर, 1 महीने पहले ही हम क्या कर देंगे, खेत में इसको मिला देंगे। अब देखिए उर्वरक, देखिए नाइट्रोजन कितना देंगे, 80 किलो पर हेक्टेयर देंगे। फास्फोरस कितना देंगे, 40 किलो पर हेक्टेयर देंगे। पोटेशियम कितना देंगे, 30 किलो पर हेक्टेयर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सिंचाई। सिंचाई के अंदर देखिए मोस्ट क्रिटिकल जो स्टेज होगी इसकी, ठीक है, यानी जिसको हम CRI स्टेज भी बोलते हैं, वो कौन सी होगी, पोस्ट फ्लोरिंग स्टेज होगी। यानी कि इसके अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी ही करनी पड़ेगी, जिसको हम सिट्टे निकलते समय भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी ही करनी पड़ेगी। ये क्या है, आपकी CRI या क्रांतिक अवस्था आप इसको बोल सकते हो। अब उसके अलावा हम कब कब सिंचाई कर सकते हैं स्टूडेंट, एक तो कर सकते हैं हम फ्लैग लीफ स्टेज पे, यानी कि झंडा ध्वज पत्ती अवस्था पे कर सकते हो। उसके अलावा आप FPI, फ्लावर प्री मोरिडियल इनिशिएशन है, पुष्प कलिका निकलते समय कर सकते हो। अगली आप पुष्प के समय और दाना भरते समय इन अवस्थाओं पे आप क्या कर सकते हो, सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे भी जो है इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, आपकी CRI स्टेज कौन सी होगी, पोस्ट फ्लोरिंग स्टेज होगी। अब देखिए खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए देखिए बुआई के 15 से 20 दिन के बाद निराई गुड़ाई करें। यदि खरपतवारों की संख्या अधिक हो तो खरपतवारनाशी एट्राजिन की 500 ग्राम मात्रा में 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करने से हम जो है खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, खरपतवारों को जो है निराई गुड़ाई करके निकालने का काम होता है। अगर उसके बाद भी जो है हमारा खरपतवार नियंत्रण नहीं हो रहा है, तब फिर हम क्या करेंगे, खरपतवारनाशी या रसायनों का जो है उपयोग करेंगे। जैसे एट्राजिन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे आपका। अब प्रमुख कीट देखिए आप, तनाछेदक कीट और तना मक्खी कीट, ठीक है, तनाछेदक और तना मक्खी कीट। अब इन दोनों की रोकथाम एक साथ, मतलब एक ही प्रकार से कर सकते हो। इनकी रोकथाम के लिए बुआई के समय बीज के साथ 15 किलो प्रति हेक्टेयर फोरेट 10% या कार्बोफ्यूरान डालना चाहिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो है आप इन कीटों को नियंत्रित कर सकते हो। अब बात करते हैं रोग के बारे में। प्रमुख रोग कौन कौन से होंगे स्टूडेंट इसके अंदर,
देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फफूंद वाला है। तो फफूंद से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मैनकोजेब यानी 0.2% का घोल बना करके छिड़काव करने से जो है फफूंद जनित जितने भी रोग होंगे यानी फफूंद जनित जो फफूंद के द्वारा होते हैं उन सभी का आप क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। अब देखते हैं उपज के बारे में, यानी ईल्ड जो इसका प्रोडक्शन या ईल्ड जो होगा वो कितना होगा इसका। अगर संकर की बात करते हैं, हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं, तो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको क्या मिलेगी, उपज प्राप्त होगी। ठीक है, ये किसमें, हाइब्रिड वाली में, संकर वाली। अगर कंपोजिट यानी संकुल के बारे में बात करते हैं तो 25 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको जो है उपज प्राप्त होगी। अगर हम चारे की बात करें स्टूडेंट, तो जो चारा है वो कितना होगा, 30 से 40 टन पर हेक्टेयर, 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है आपको चारा प्राप्त होगा। ठीक है, और नमी कितनी होती है, 12 से 15% जो है नमी इसके अंदर होती है। तो ये बात हो गई ज्वार के बारे में। और इसी के साथ साथ जो है हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं वो यहीं पे समाप्त होती है। यानी कि हमारे जो 12th क्लास है, 12th के अंदर जो है हम 6 प्रकार की खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे और उन 6 के बारे में हमने जो है पढ़ लिया है। आज हमने छठी वाली जो खाद्यान्न फसल है उसके बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने 5 और जो है खाद्यान्न फसलें पढ़ी थी, जैसे आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज हमारा जो है ज्वार भी जो है कंप्लीट यहाँ पे होता है। इसी के साथ खाद्यान्न फसलों का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे दलहनी फसलों के बारे में। ठीक है, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, चना हो गया, इन सब के बारे में हम अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप जो है इन सबको जो है नोट्स बना करके लिख लीजिए और जिस प्रकार से भी आप इनको याद कर सकिए उसे फ्लो चार्ट जैसे भी आपको याद होता है वैसे आप इनको याद करिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।